पादप हार्मोन्स के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पादप हार्मोन्स के कार्य और उसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं पौधों में वृद्धि, अन्य चीज़ों में उनके प्रत्येक अंग जैसे पत्ती, फूल, जड़, तना आदि में हुए परिवर्तन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्य के बारे में देख लेते हैं कि हार्मोन्स का क्या कार्य होता है। पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पौधों की जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके बीच जो तालमेल बैठाने का जो कार्य होता है वो हार्मोन्सों के द्वारा होता है। ठीक है, और जो पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं या उनको फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। पहली बात, इनका कार्य यह है कि जैविक क्रियाओं के बीच तालमेल बैठाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे फूल लेते हुए पौधों में बढ़ना, पौधों में वृद्धि के साथ साथ भोज्य पदार्थों का कार्य होना। ठीक है, उनके कोशिका विभाजन का कार्य, इन सब का जो कार्य होता है ना, उनके बीच में जो समन्वय बैठाने का कार्य करते हैं वे सब पादप हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं। ये पौधों की विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि व अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। बात समझिए कि पौधों के विभिन्न अंगों में बहुत कम मात्रा में इनकी जो मात्रा होती है, हार्मोन्स की मात्रा, चाहे मनुष्य में हो चाहे पौधों में होती है, बहुत ही लघु मात्रा मतलब बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग होता है। ठीक है, वह क्या करता है कि वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, और उसके ही माध्यम से पौधों में जितने भी परिवर्तन होते हैं, फल फूल पकना, झड़ना, इन सब का नियंत्रण हार्मोन्स के द्वारा ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर अनेक प्रकार के हार्मोन्स हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के हार्मोन्स है, प्रत्येक हार्मोन्स का अपना अलग अलग कार्य होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हार्मोन्स हैं। यह जो हार्मोन्स होते हैं रासायनिक संगठन एवं कार्यविधि के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। किसके आधार पर हार्मोन्स को किसके आधार पर बांटा जाता है? तो पहला है रासायनिक संगठन के आधार पर, दूसरा कार्यविधि के आधार पर। ठीक ना, जैसे है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबेसिक, एथिलीन और ऑक्सिन। ठीक है, ये 6 प्रकार के जो हार्मोन्स हैं इनको उनके कार्यविधि और संगठन के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा जाता है। फिर से आप देख लीजिए कौन कौन से हार्मोन है। ये सब जितने भी हार्मोन्स हैं वे पादप हार्मोन्स है। ठीक है, पादप हार्मोन्स है। और अगर बात करें मानव हार्मोन्स के बारे में, मानव हार्मोन्स जो होते हैं एड्रेलिन, एड्रेलिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टेरोन, इंसुलिन, अनेक प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन्स है। लेकिन ये जो हार्मोन्स है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबेसिक, एथिलीन, ऑक्सिन, ठीक है, ये सब पादप हार्मोन्स है। प्रत्येक के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सिन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसका नाम है ऑक्सिन। कार्बनिक यौगिकों का यह समूह होता है। जो भी हार्मोन्स होते हैं वे सब कार्बनिक यौगिक होंगे, सब कार्बनिक यौगिक होंगे, मतलब कार्बनिक पदार्थ से बने हुए होते हैं। जो पौधों के कोशिका विभाजन, मुख्य पॉइंट ये है कि कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन में भाग लेता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीन, थोड़ी ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीन का जो मुख्य कार्य है उसका मुख्य कार्य यही है, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में भाग लेता है। कोशिका विभाजन का मतलब ही होता है कि अगर कोई इस तरह का ऊपरी रूट है तो उसमें अनेक जो भाग निकलते हैं, अनेक टहनियाँ निकलती हैं, कोशिका विभाजन की वजह से ही निकलती हैं। ठीक है, इस कोशिका विभाजन की होने की वजह से पेड़ पौधे विकसित होते हैं और इसका मुख्य कारण ऑक्सीन होता है। ठीक है, इंडोल एसिटिन एसिड एवं नेप्थेलीन इसके प्रमुख उदाहरण है। मतलब अगर हम इन चीज़ों का छिड़काव पेड़ पौधों पर कर देते हैं, अगर इस पदार्थ का अगर हम पेड़ पौधों पर छिड़काव कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो पौधा होता है वह अधिक मात्रा में विभाजित होता है। ठीक है, उनकी अनेक तरह की टहनियाँ निकलती हैं और वृद्धि करता है। तने में जिस ओर ऑक्सीन की मात्रा अधिक होती है, जिस भाग में ऑक्सीन अधिक मात्रा में पाया जाता है उधर वृद्धि अधिक होती है। ठीक है, और अगर बात करें जड़ में, इसकी अधिकता वृद्धि को कम करती है। बात किया जाए
यहाँ से समझने का प्रयास करें, तने में जिस और ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है उधर वृद्धि अधिक होती है। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि तना का कौन सा हिस्सा सबसे तेज़ी से बढ़ता है, तो जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वह सबसे तेज़ी से विकास करता है, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको वृद्धि कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है कम होती है। उसके सबसे ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन अधिक होने की वजह से ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है वह तेज़ी से विकास करता है। लेकिन अगर यहीं पर जड़ों की बात किया जाए तो कह रहा है कि जड़ों में जो ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है उसके कारण जड़ की वृद्धि कम होती है। ठीक है, जड़ की वृद्धि कम होती है कब? जब ऑक्सीजन अधिक होता है तब। ठीक है, उस कंडीशन में ऐसा होता है। देखिए, इसका प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ या तने की वृद्धि में सहायक होता है। मतलब अभी हमने बताया था कि कोई भी अगर पौधा है अगर ऊपरी हिस्से में वृद्धि कर रहा है तो उसको वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन सहायक होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कोशिका विभाजित कर करके पौधों की वृद्धि करता है। ये जड़ों की वृद्धि को भी नियंत्रण करता है। पेड़ पौधे जब जड़ें विकास करती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पौधों की जड़ों को नियंत्रित करता है। ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बीज रहित फल के उत्पादन मतलब जिनके पास बीज नहीं होता है उनके फल के उत्पादन में सहायक ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पत्तियों के झड़ने तथा फलों के गिरने का ऑक्सीजन का नियंत्रण होता है। किस चीज़ पर? पौधों के पत्तियों के झड़ने पर तथा गिरने पर ऑक्सीजन का ही नियंत्रण होता है। आप जानते हैं कि पतझड़ के मौसम के जैसे ही खत्म होता है उस खत्म नहीं होता, जैसे स्टार्ट होता है पेड़ पौधे पत्तियां अपना गिराना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक निश्चित समय के बाद होता है। ठीक है, और वो पत्तियों के झड़ने और फलों के गिरने का नियंत्रण किसके आधार पर होता है? वे ऑक्सीजन के ही आधार पर होता है। गेहूं एवं मक्का के खेतों में ऑक्सीजन खरपतवार नाशक का कार्य करते हैं। जिससे कि आपको हम बताए थे कि यह पेड़ पौधों को वृद्धि में नियंत्रण करता है। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर खरपतवार पर इसका छिड़काव कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि वह खरपतवार की वृद्धि को क्या करते हैं? रोक देते हैं, जिससे इसका नाम पड़ जाता है खरपतवार नाशक। ठीक है, मतलब वो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है बट खरपतवार को नाश कर सकता है। अगला हार्मोन है जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। हमने बताया था ऑक्सीजन भी एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जिसका मुख्य उदाहरण जिब्रेलिक एसिड है। जिब्रेलिक एसिड का मतलब होता है कि यह केमिकल द्वारा बनाए गए कुछ एसिड होते हैं जिनका छिड़काव पेड़ पौधे या घास पर किया जाता है। जिब्रेलिन्स का कार्य देखते हैं तो कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन द्वारा तने को लंबा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके कारण पौधे बृहत आकार के हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई छोटा पौधा है अगर उस पर अगर हम जिबरेलिन्स का छिड़काव कर देते हैं तो वह क्या हो जाता है? बड़े आकार में हो जाता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण जिबरेलिन्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह कोशिका विभाजन में ज़्यादा सहायक होता है और ऑक्सीजन भी कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायक था। जेवलिन हार्मोन का प्रयोग बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है। सेम टॉपिक्स वही है जो ऑक्सीजन में पढ़े थे आप। जिबरेलिन्स हार्मोन्स के बीजों के अंकुरित में भाग लेता है। यह बीजों को अंकुरित करने का भी प्रयास करता है, मतलब भाग लेता है, और बीजों की सुषुप्ता अवस्था को भंग करके उनके अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। मतलब अगर कोई बीज जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वह जिबरेलिन जो हार्मोन्स होता है उसकी वजह से यह जो बीज होता है नमी और गर्मी की वजह से अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के लिए वह जो प्रेरित होता है वह जिबरेलिन्स हार्मोन्स के कारण ही प्रेरित होता है। ठीक है, मतलब अगर हम कई दिनों के लिए अगर स्टोर कर देते हैं बीज को तो वह क्या होता है कि उस समय अंकुरण की अवस्था नहीं होती है। लेकिन जब उसको हम नमी और गर्मी देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बीज सुषुप्ता अवस्था को ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने के बाद वह अंकुरण होने की कंडीशन में आ जाता है। अंकुरण होने की कंडीशन में आने का तात्पर्य यह होता है कि वह जो जिबरेलिन्स हार्मोन्स होता है उसको इस कंडीशन में लाता है। ठीक है, आगे है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक क्षारीय प्राकृतिक हार्मोन्स होता है। अभी हमने बाकी दो हार्मोन्स जैसे साइटोकाइनिन हुआ, ऑक्सीन हुआ और जिब्रेलिन हुआ इनको बताए थे, जिसमें क्या होता था कि जिब्रेलिन्स और ऑक्सीन दो हार्मोन्स कार्बनिक यौगिक के बन थे। ठीक है, कार्बनिक यौगिक थे, लेकिन यह जो हार्मोन्स है वह क्षारीय हार्मोन्स है, क्षारीय प्रकृति का हार्मोन्स है। ठीक है, काइनिटीन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है।
साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर होता है जहाँ कोशिका विभाजन होता है। अग्र सिरों का मतलब होता है जड़ के एकदम लास्ट सिरे पे, यहाँ से जड़ें अनेक हिस्सों में बढ़ती रहती हैं, मतलब फैलती रहती हैं, यह उस हिस्से में पाया जाता है साइटोकाइनिन। ठीक है, जहाँ कोशिका विभाजन होता है यह कोशिका विभाजन में भी सहायक होती है। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन के लिए इसका मुख्य कार्य है। यह ऊतकों एवं कोशिकाओं का विभेदन का कार्य करता है। ऊतक एवं कोशिकाओं को अलग अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन पार्श्व कोशिकाओं की वृद्धि में प्रारंभ करते हैं। अगर बात किया जाए साइटोकाइनिन पार्श्व कोशिकाओं की वृद्धि में प्रारंभ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उनको कोशिकाओं से नई कलिकाएं निकलने के लिए प्रेरित करता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण में भी सहायक होता है। जो भी हम 3 हार्मोन्स पढ़े थे, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इन तीनों हार्मोन्स का प्रमुख कार्य यही था, कोशिका विभाजन, ठीक है, बीजों का अंकुरण, वृद्धि नियंत्रण, फल फूल पर पत्तियों पर गिरना नियंत्रण आदि, ये सब प्रमुख कार्य था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक हार्मोन है जिसका नाम है एब्सिक एसिड। ठीक है, एब्सिक एसिड एक तरह का हार्मोन से ही है। ठीक है, यह एक वृद्धि रोधी है। बाकी सब तो आपने कोशिका वृद्धि के बारे में पढ़ा था। विभाजन, कोशिका कह सकते हैं कोशिका विभाजित करने वाले हार्मोन्स, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? वृद्धि रोधी, मतलब वृद्धि को रोक देता है। अगर कोई ज़्यादा लंबा पौधा है, अगर उस पर इस चीज़ को छिड़क दिया जाए तो वह उस कंडीशन में क्या करता है? पौधों की वृद्धि को रोक देता है और उसकी डेथ हो जाती है, पौधा मर जाता है। ठीक है, इस तरह का प्रयोग हम जो आवेशिक हार्मोन्स का उपयोग करते हैं, इसका प्रयोग खासकर खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। ठीक है, अर्थात यह अपनी वृद्धि को रोकने का प्रयास करता है। आगे बात करें इसके कार्य, एब्सिक अम्ल पौधों की वृद्धि को रोकता है, ये बात तो आप जान ही गए होंगे। यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित रंध्रों को बंद करने में सहायक होता है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि अगर किसी पौधे के ऊपर छिड़क देते हैं, छिड़कने के कंडीशन में क्या होता है कि पौधों में जो क्लोएटा होता है, क्लोएटा एक तरह का रंध्र होता है, छिद्र होता है। ठीक है, छिद्र पर पड़ते ही वह इन सब पौधों के छिद्र को बंद कर देता है। बंद करने के कंडीशन में क्या होता है कि ये पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, और न बनाने की अवस्था में पेड़ पौधे पीले होकर के मर जाते हैं। ठीक है, मतलब उनकी वृद्धि होती है जो रुक जाती है। यह बीजों तथा कलिकाओं की सुसुप्ता अवस्था में लाता है। मतलब अगर कोई बीज अंकुरित होने की कंडीशन में है, अगर इस एब्सिक हार्मोन्स का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है, मतलब उसकी जो जीवन अवस्था होती है रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि अवस्था होती है रुक जाती है। यह पत्तियों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, एब्सिक एसिड पौधों और फूलों एवं फलों के पृथक्करण की क्रिया को भी नियंत्रित करने का प्रयास करता है। मुख्य इसका कार्य है वृद्धि रोधी हार्मोन्स है। ठीक है, मतलब पेड़ पौधों को इस हार्मोन्स के द्वारा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। और साथ ही साथ कुछ चीज़ों पे ये होता है, बीजों की कलियों को सुसुप्ता अवस्था में ला देता है, पत्तियों को झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है, पौधों के फूलों एवं फलों के पृथक्करण की क्रिया को भी नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ठीक है, इन सब हार्मोन्स के बाद और एक हार्मोन्स है जिसका नाम है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन यह गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन्स है। एथिलीन आप जानते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि फलों को पकाने के लिए ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ जैसे कार्बाइड का नाम दिया जाता है, सोडियम कार्बाइड। ठीक है, उनको जब पानी के साथ क्रिया किया जाता है, जल के साथ क्रिया किया जाता है, तो यह एथिलीन नाम का एक हार्मोन्स पैदा होता है या गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, जो फलों को पकाने के लिए पर्याप्त होता है। इसके द्वारा पौधों की अनुप्रस्थ लंबाई में वृद्धि होती है, मतलब इस प्रकार की जो लंबाई होती है इसमें वो वृद्धि होती है, बट पौधों की अनुदैर्ध्य लंबाई में वृद्धि को रोकता है, मतलब इधर की जो वृद्धि होती है इधर को रोकने का प्रयास करता है। इस हार्मोन्स का निर्माण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। एथिलीन के द्वारा पौधों की चौड़ाई में वृद्धि होती है, यह पौधों की पत्तियों एवं फलों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है, यह चीज़ याद रखिएगा। यह पत्तियों एवं फलों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह क्या करता है कि विभिन्न भागों की सुसुप्ता अवस्था को समाप्त करके अंकुरण की अवस्था को लाने का प्रयास करता है। ठीक है, यह भी एक कोशिका विभाजन का कार्य करता है। एथिलीन हार्मोन फलों के पकने में मुख्य भूमिका का प्रयोग किया होता है। हमने बताया था कि फलों को पकाने के लिए इस गैसीय रूप हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लास्ट जो हार्मोन्स है फ्लोरिन्स है, यह क्या होता है? यह संश्लेषित पत्तियों में होता है। संश्लेषित पत्तियों में इस हार्मोन्स का प्रयोग होता है, परंतु ये फूलों
के खिलने में मदद करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसका जो संश्लेषण होता है वो पत्तियों में होता है, और यह किसका जो मुख्य कार्य होता है फूलों को खिलने में। ठीक है, इस संश्लेषण तो पत्तियों में होता है, लेकिन काम क्या होता है इसका, फूलों को खिलाने का कार्य होता है। इसलिए फ्लोरिजेंस को फूल खिलाने वाला हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। नाम भी है फ्लो, मतलब फ्लो याद करने के लिए, ठीक है, मतलब फूल, फूल खिलाने वाला हार्मोन्स कौन सा है, फ्लोरोजेंस। ठीक है, इस हार्मोन्स के द्वारा फूल खिलाने का नियंत्रण होता है, मतलब फूल खिलाने के लिए इस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह थी इस वीडियो की लास्ट टॉपिक। इस वीडियो में हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, पादप हार्मोन्स। ठीक है, धन्यवाद।